2029 में अगर नरेंद्र मोदी रिटायर होते हैं तो बीजेपी अपना अगला कैंडिडेट किसको चुनेगी? अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी या कोई और? जिसको मैंने खुद के ओपिनियन से नहीं बल्कि काफी रिसर्च के बाद इन 3 ग्राउंड्स पे कंपेयर किया है। और हाँ, तुम्हारे आसानी से समझने के लिए मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में बांटा है। नंबर 1, बीजेपी पीएम कैंडिडेट सेलेक्ट कैसे करती है। नंबर 2, बीजेपी के लिए ये इतना क्रिटिकल कंडीशन क्यों होने वाला है। नंबर 3, किस नेता के पास ज्यादा चांसेस हैं नेक्स्ट पीएम कैंडिडेट बनने। वीडियो शुरू करने से पहले तुम अभी लिख दो कि तुम इनमें से किसको पीएम कैंडिडेट देखना चाहोगे। सबसे पहले ये जानो कि आखिर बीजेपी अपना पीएम कैंडिडेट सेलेक्ट कैसे करती है। देखो, पीएम कैंडिडेट ट्विटर ट्रेंड्स, यूट्यूब कमेंट्स या न्यूज डिबेट्स द्वारा बिल्कुल डिसाइड नहीं किया जाता, बल्कि इन 3 ग्राउंड्स पे बीजेपी अपना पीएम कैंडिडेट चुनती है और हिस्ट्री में चुनते आई है। नंबर 1, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड। ये इस पार्टी का हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है जहाँ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं। जैसे पीएम या सीएम के कैंडिडेट को सेलेक्ट करना हो तो ये अथॉरिटी डिसाइड करती है और बेसिकली इस अथॉरिटी में पार्टी का प्रेसिडेंट साथ ही अराउंड 10 से 11 सबसे सीनियर और ट्रस्टेड लीडर्स होते हैं इसी पार्टी के, जो डिसाइड करके अपने पीएम कैंडिडेट को चुनते हैं। इसका हिस्टोरिकल एग्जांपल दूं तो सितंबर 2023 में इसी बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा नरेंद्र मोदी को एज अ पीएम कैंडिडेट चुना था। इनफैक्ट नवंबर 1995 को बीजेपी प्रेसिडेंट लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को इसी सेम प्रोसीजर द्वारा पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया था। अब कैंडिडेट सिलेक्शन का दूसरा पॉइंट है आरएसएस कंसल्टेशंस। देखो, वैसे तो ऑफिशियली ऐसा कहीं नहीं लिखा कि पीएम सिलेक्शन के लिए बीजेपी को आरएसएस से कंसल्ट करना ही होगा, लेकिन ऐसे कई पॉलिटिकल थिंकर्स द्वारा ऑब्जर्व किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा वोट बैंक है आरएसएस, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसमें विकिपीडिया के हिसाब से अराउंड 4 मिलियन मेंबर्स जुड़े हैं। साथ ही अगर तुमने नोटिस किया होगा तो बीजेपी के कई बड़े इवेंट्स में आरएसएस चीफ डॉक्टर मोहन भागवत भी देखने को मिलते हैं। यानी ओवरऑल जब भी बीजेपी का पीएम कैंडिडेट सेलेक्ट किया जाएगा तो आरएसएस का राय जरूर लिया जाएगा। इनफैक्ट हिस्ट्री में 2017 के यूपी इलेक्शंस में देखा जाता है कि सीएम कैंडिडेट में एक्सपेक्टेड नेम्स थे केशव प्रसाद मौर्य और मनोज सिन्हा, लेकिन ये फैक्ट न्यूज आर्टिकल्स में लिखा गया है कि योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर आरएसएस द्वारा प्रीफर किया जाता है बीजेपी के नेक्स्ट पीएम कैंडिडेट के लिए। और हाँ, इसके अलावा 2002 में गुजरात सीएम इलेक्शन और 1996 के पीएम इलेक्शन में भी कैंडिडेट सिलेक्शन में आरएसएस का बहुत बड़ा रोल था। और इलेक्शन का तीसरा पॉइंट है पोस्ट इलेक्शन फॉर्मेलिटीज, जिसका सिंपल मतलब ये है कि बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में जितने भी एमपीज इलेक्ट होके आएंगे उन सभी से वोटिंग कराई जाएगी और मेजॉरिटी वाले कैंडिडेट को पीएम सेलेक्ट किया जाएगा एज अ कैंडिडेट। बीजेपी के लिए सक्सेशन यानी नया उत्तराधिकारी चुनना इतना क्रिटिकल क्यों है? देखो, बीजेपी एक लीडर सेंट्रिक पार्टी है, यानी बीजेपी पार्टी में टाइम टू टाइम एक मेन फेस रहा है जो इस पार्टी को खुद के फेस से रिप्रेजेंट किया है। जैसे नरेंद्र मोदी सिर्फ पीएम नहीं बल्कि आधार कार्ड बन चुके हैं बीजेपी पार्टी के। लेकिन अब ईयर 2029 में अगर वो रिटायर होते हैं तो अब बीजेपी को एक नया नेता चाहिए जो इस पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जनता के लिए मोदी जैसा हीरो बन पाए। लेकिन अब इसी पॉइंट पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि बीजेपी का नेक्स्ट पीएम कैंडिडेट कौन होने वाला है? अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी या कोई और? फाइनली अब हम इन तीनों ही नेताओं को इन 3 ग्राउंड्स पे कंपेयर करेंगे, जिसमें नंबर 1 है पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, जिसमें सबसे पहले अमित शाह की बात की जाए तो वो 1980s से ही पॉलिटिकल एक्टिविटी में देखे जाते हैं और एग्जैक्टली 1997 में ये पहली बार विधायक यानी एमएलए बन चुके थे गुजरात पॉलिटिक्स में बीजेपी से। और फिर 2002 से 2010 तक अमित शाह गुजरात स्टेट के होम मिनिस्टर थे। फिर समय बीतता है और 2014 में ये नेशनल प्रेसिडेंट बन जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। और फिर फाइनली 2019 में ये होम मिनिस्टर बनते हैं और आज तक उनका वही पोस्ट है, जिनको देख के ये तो समझ आता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री को चलाने के लिए उनके पास काफी एक्सपीरियंस है। लेकिन इस पूरे टाइम पीरियड में इन्होंने क्या क्या देश के लिए किया है ये अभी हम आगे देखेंगे। फिलहाल योगी आदित्यनाथ के पॉलिटिकल एक्सपीरियंस को देखते हैं। अराउंड 1990s में योगी आदित्यनाथ भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में देखे जाते हैं और एग्जैक्टली बताऊं तो 1998 में 26 साल की उम्र में ये बीजेपी के एमपी यानी सांसद बन जाते हैं। समय
जीतता है और कई बार लोकसभा इलेक्शन जीतने के बाद फाइनली मार्च 2017 में ये पहली बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। इनफैक्ट 2027 में इनका 10 साल भी कंप्लीट हो जाएगा एज अ चीफ मिनिस्टर। इनफैक्ट इन्होंने एक हिंदू युवा वाहिनी नामक यूथ ऑर्गेनाइजेशन भी स्थापित कर रखा है। अब इसी पॉइंट पे देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस अमित शाह के पॉलिटिकल एक्सपीरियंस से कुछ कम माना जाता है। अब इन दोनों के अलावा नितिन गडकरी भी कंपटीशन में है, जिनका एक्सपीरियंस शुरू होता है एबीवीपी से और एग्जैक्टली 1995 से 1999 तक ये पीडब्ल्यू मिनिस्टर बने रहते हैं। साथ ही 2009 से 2013 तक ये बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट भी बन चुके थे और फिर फाइनली 2014 में इन्हें यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है। इनफैक्ट आज की डेट में इन्हें एक्सप्रेसवे मैन के नाम से भी जाना जाता है। अब ओवरऑल इन तीनों ही नेताओं के पॉलिटिकल एक्सपीरियंस को देखने के बाद ये समझ आता है कि अमित शाह के पास बाकी दोनों के कंपेयर में एक कंट्री रन करने के लिए ज्यादा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। लेकिन पीएम सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और हमारा दूसरा ग्राउंड है स्ट्रेंथ एंड अचीवमेंट। होम मिनिस्टर का काम होता है इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करना, पुलिस फोर्स को मैनेज करना और यूनियन टेरिटरीज को एडमिनिस्ट्रेट करना आदि, जिसमें अमित शाह एज अ होम मिनिस्टर और अदर पॉलिटिकल लीडर्स के हेल्प द्वारा आर्टिकल 370 को कैंसिल कर देते हैं। साथ ही इन्होंने 2019 में CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू कराया था। इनफैक्ट इन्हीं के द्वारा 2023 में क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म लाया गया, जिसमें IPC को BNS बना दिया गया। साथ ही इन्होंने NRC, एंटी ड्रग कैंपेन और कई अदर सिक्योरिटी टूल अप्लाई किया है हमारे भारत पे। जिन सबको देख के ये तो समझ आता है कि अमित शाह के पास काफी अनुभव है देश चलाने का। लेकिन अगर इधर दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो योगी जी पूरे भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला स्टेट चलाते हैं, जिसमें ये सबसे ज्यादा फेमस हैं अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए। इनफैक्ट इन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्होंने पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गंगा और आदि एक्सप्रेसवे पे भी काम किया है। जिन सबको देख के ये तो समझ आता है कि योगी आदित्यनाथ एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में साबित हो चुके हैं। लेकिन एग्जैक्टली इनके पास एक कंट्री रन करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितना है उसको देख के लगता है कि ये एक कंट्री प्रॉपर रन कर सकते हैं। और हमारा लास्ट कैंडिडेट नितिन गडकरी हैं, जिन्हें फ्लाईओवर मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मुंबई में इन्होंने 54 से 55 फ्लाईओवर बनवाया है। इनफैक्ट पूरे भारत में इन्होंने अमेजिंग एक्सप्रेसवे और फ्लाईओवर बनवाया है। लेकिन इसके अलावा इनके पास कोई ऐसा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है जैसा योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जी के पास है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रेंथ और अचीवमेंट में योगी आदित्यनाथ और अमित शाह एकदम इक्वल पे हैं। अब हमारा लास्ट ग्राउंड है पॉपुलैरिटी, यानी जनता किस नेता को सबसे ज्यादा पसंद करती है और पार्टी के लिए कौन सा नेता सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। देखो वैसे तो इसका कोई खास रिपोर्ट नहीं है हमारे पास, लेकिन कुछ न्यूज आर्टिकल्स ये साबित करते हैं कि नॉर्थ इंडिया में बीजेपी सपोर्टर्स इनमें से सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ को ही पीएम कैंडिडेट मानते हैं। इनफैक्ट इनके लॉ एंड ऑर्डर और इनके स्टेटमेंट से पूरा भारत चौंक रहता है। जबकि अमित शाह को तो जीके के बुक्स में भी बताया जाता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ये उतने चहीते नहीं है जितने योगी आदित्यनाथ हैं। तो मैंने जितना भी रिसर्च किया मुझे यही समझ में आया कि इन 3 ग्राउंड्स में पीएम के लिए ओवरऑल पॉपुलैरिटी में योगी आदित्यनाथ पॉइंट पाते हैं और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस में अमित शाह। लेकिन स्ट्रेंथ की बात करें तो ये दोनों ही एक कैपेबल नेता हैं। हाँ, नितिन गडकरी जी भी है, लेकिन इनके कंपेयर में थोड़े कम है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी कुछ समझा दी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और अगर तुम उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट जो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव द्वारा हुई थी उसको देखना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करो।